तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चल रहा था ना, इसकी बेसिक की बात कर ली थी अपने। कल एग्जाम कॉर्नर की भी एक क्लास हुई थी हमारी, एग्जाम कॉर्नर में क्या क्या चीजें हमारे पास पूछी जाती हैं। उसमें मैंने 5 तरीके की वर्ब्स बताई थी कि ये जो वर्ब्स हैं उनकी आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्ब्स कैसी हैं, स्टैटिक हैं और डायनामिक है ना, तो इसलिए उनका क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। और उसके लिए अलग से हमने वर्ड बनाए हुए हैं जिनका मीनिंग वही है, उसके आईएनजी फॉर्म भी बना सकते हैं ना। जैसे कि बात करूं मैं सी की, तो सी मिस भी देखना होता है, और इसके लिए लुक बनाया हुआ है, और वर्ड लुक मिस भी देखना है, ठीक है, लुक मिस भी देखना। तो सी को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते, लेकिन लुक की हमने आईएनजी फॉर्म देखी होगी, लुकिंग, है ना। तो लुकिंग हम लिख सकते हैं, लेकिन सीइंग नहीं लिख सकते। तो ये कैसी है, डायनामिक वर्ब है, जबकि ये कैसी है, ये डायनामिक वर्ब नहीं है। इसको हम लुकिंग बना सकते हैं, इसका लुक भी बना सकते हैं, दोनों में चलेगा ये, जबकि ये नहीं चलेगा। तो ये कैसी वर्ब होगी, डायनामिक वर्ब हो गई। इस तरह की कल मैंने बात करी थी। अब आज बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की। चार तरीके के सेंटेंस हो गए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, चार तरीके के। अब इसके एक्सरसाइज की बात करता हूं। सबसे पहले पहला सेंटेंस, इसमें आपको एरर निकालना है कि व्हाई ही इज गोइंग टू लंदन। चलो इसमें एरर बताना है, इसमें एरर बताना है। सेकंड सेंटेंस लिखो इसमें, चलो सबसे पहले 5 सेंटेंस तो चलिए भी देख लेते हैं, ट्राई कर लिया होंगे सबने। तो व्हाई ही इज गोइंग टू लंदन, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। स्टार्टिंग में क्या है, डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड है, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या रूल है हमारे पास, सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट आ रखा है ना। तो ये इसमें एरर से हमें पता चल जाएगा कि भाई हेल्प, इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो ये जो है इस जो आएगा कहाँ पे आएगा, व्हाई के यहाँ पे आ जाएगा, व्हाई इज, बस डबल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, व्हाई इज ही गोइंग टू लंदन, ठीक है। ये इसका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस करेक्ट हो गया। उसके बाद इज दे प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करता है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है सब्जेक्ट कि कैसी लगेगी, है ना। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दे है हमारे पास, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या बताया था यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब
आर। तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रखी है, इसमें इज लगा हुआ है, तो क्या आना चाहिए आर। आर दे प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब पूरा करेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी छोटे क्लास में कि फुल स्टॉप पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का बहुत बड़ा रोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बताएंगे आगे इसमें भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। माय ब्रदर इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, पूरा सेंटेंस करेक्ट दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और ये क्या है फिर ऑब्जेक्ट है। तो पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर बात करते हैं इसमें एरर, तो है एरर तो होना चाहिए इसमें जरूर। अब एरर कहां पे है, नो एरर भी लिखाता है वैसे तो कंपटीशन में, नो एरर क्या जाओगे। तो मैंने बताया था ये हैव क्या है हमारे पास, कैसी वर्ब है, डायनामिक वर्ब है ना। इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते। अब आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते तो फिर इसके साथ तो ये इज भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, कंटीन्यूअस में नहीं आएगा, फिर ये कैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। माय ब्रदर हैज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये माय ब्रदर, इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज आएगा। तो माय ब्रदर हैज अ लॉट ऑफ मनी, इज हैविंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर सिट्स इन द रूम राइट नाउ, मेरे पिताजी इस समय कहां बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, कमरे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस लगा हुआ है, मतलब है ना। फिर ये क्या आ गया हमारे पास, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड कर रखा है। अब हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें एस या एस ऐड करते हैं हम, तो इसलिए भी सिट्स लिखा हुआ है। तो फिर गलती कहां है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट तो है उसके बाद। ये सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें एरर कहां है, इसमें मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसमें ये वाले जो वर्ड्स है ये बहुत रोल प्ले करते हैं। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब अभी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि अभी बैठे हुए रूम में तो वो रोज उसी टाइम वो रूम में बैठते हो, है ना। ये कोई शेड्यूल थोड़ी ना है, शेड्यूल थोड़ी बता रखा है। अगर वहां बात कर दे कि भाई लास्ट में टाइम लिख दिया, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि लास्ट में अगर टाइम लिखा हुआ है कि भाई ऑन संडेज, मतलब संडेज का मतलब क्या हुआ, हर संडे जाता है वो कहीं ना कहीं। लेकिन राइट नाउ का मतलब क्या है, टेम्परेरी एक्शन को कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि राइट नाउ का मतलब ये कि अभी की बात कर रहा है केवल ये। तो अभी की बात कर रहा है तो किसमें जाना चाहिए, ये कंटीन्यूअस में जाना चाहिए। तो सिट्स की जगह क्या आ जाएगा, इज सिटिंग आ जाएगा, क्योंकि केवल ये अभी की बात बता रहा है, जो अब हो रखा है काम, जो अब चल रहा है काम। तो माय फादर इज सिटिंग इन द रूम राइट नाउ, अभी मेरे पिताजी कमरे में बैठे हैं, है ना। तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इट इज अपीयरिंग दैट इट विल रेन टुडे, मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आज बारिश होगी। तो नॉर्मली बोलते हैं हम ये सेंटेंस की ऐसा लग रहा है आज तो बारिश होगी, तो कंटीन्यूअस में ये बोल तो देते हैं, लेकिन मैंने तो बता दिया था कैसी वर्ब है, अपीयर। अपीयर कैसी वर्ब है हमारे पास, स्टैटिक वर्ब है, डायनामिक वर्ब है ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा, अपीयर में क्या होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये ग्रामेटिकली हो जाएगा गलत। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको अगर जनरल सेंस की बात करें, हम डेली लाइफ से रिलेट करके चलते हैं ग्रामर को, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हमें गलती मिल जाती है इस चीज की। तो नॉर्मली हम बोल देते हैं कि भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश हो सकती है आज, लेकिन हम नॉर्मली बोल तो देते हैं, लेकिन ग्रामर में ये चीज गलत है, क्योंकि ये कैसी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, अपीयर्स आ जाएगा कि इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बारिश हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये अपीयर्स जो है, अपीयर तो पता ही देता, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, ये तो पूरा एक टॉपिक है स्टैटिक वर्ब का। तो ये चीज इसमें होगा, ये अपीयर के लिए क्या आ जाएगा, अपीयर्स आ जाएगा, और ये सेंटेंस का दोगे करेक्ट। इनको नोट कर लो जल्दी जल्दी से। चलिए 5 सेंटेंस कर लिए, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंस और लिखे हैं मैंने, इन पे भी एक बार ट्राई करो अपना, किसमें कौन सा एरर है। या तो नो एरर भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, है ना, नो एरर का सेंटेंस भी हो सकता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब में एरर होगा, चाहे मेन वर्ब में होगा, कहीं ना कहीं एरर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसमें नो एरर बताना है, या फिर कहीं एरर है तो वो कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है। एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। चलो देखो इसको एक बार। He lives in America with his whole family nowadays. मीनिंग क्या निकल के आ रहा है सेंटेंस का, कि वह nowadays का मतलब क्या होता है, आजकल, है ना। तो वह आजकल अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है मतलब क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है सेंटेंस। तो ठीक है भाई, सब्जेक्ट के बाद एस भी लगा हुआ है इसमें,
फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मेन वर्ब में ऐसे है और ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें एरर कहां है? ही लिव्स इन अमेरिका विद हिज होल फैमिली नाउअडेज, वह अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता है। तो एरर कैसे पता चलेगा इसमें कि भाई एरर कहां है? सेंटेंस तो कंप्लीट से ही बना हुआ है ना, इसमें क्योंकि अरेंजमेंट तो ठीक कर रखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि नाउ इट इज वर्ड जो है हमारे पास आजकल, ठीक है, आजकल। अभी आजकल रह रहा है अभी वो अमेरिका में, ठीक है, तो आजकल रह रहा है इसका मतलब ये टेम्परेरी चीज है, परमानेंट नहीं है, ये आजकल की बात कर रहा है केवल। क्या पता वो टूर पे गया हुआ है, चाहे बिजनेस मीटिंग के लिए गया हुआ है, कैसे गया हुआ है, अपनी फैमिली के साथ आजकल रह रहा है, पहले से रहता हुआ आ रहा है या परमानेंट उसका वो बर्थ प्लेस वो ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है ना। बाकी हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा हुआ है कि भाई नाउ इट इज, है ना, और राइट नाउ, नाउ, जस्ट नाउ, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस है वो किसमें आएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही आएंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर आएगा तो क्या होएगा फिर यहाँ पे? ये तो गलत हो जाएगा। इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आएगी? लिविंग। तो ही इज लिविंग इन अमेरिका विद हिज होल फैमिली नाउअडेज, आजकल वो रह रहा है वहां पे, परमानेंट नहीं रहता वहां पे, तो इसलिए किसमें जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा पहला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि हु आर टॉकिंग टू हिम इन दिस वे, उससे इस तरीके से कौन बात कर रहा है? ये अब इसमें कहां एरर है बताओ जरा। आर का एरर है इसमें, क्यों है आर का एरर? इसमें सब्जेक्ट कहां है? कैसे पता चलेगा तुम्हें आर गलत है? बताओ। किसी अननोन पर्सन की बात हो रही है। हाँ, तो अननोन पर्सन की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें पता ही नहीं रखा ना कौन है सब्जेक्ट। अब हु आर टॉकिंग टू हिम इन दिस वे, अभी हिम का मतलब है ये ऑब्जेक्ट दे रखा है कि किसी से बात करी जा रही है, कोई बात कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि इस तरीके से उससे कौन बात कर रहा है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बात कर रहे हो, जो सब्जेक्ट हिडन है इसमें, जिसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है, जो वो हिडन सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे वो बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कौन कौन कर रहा है इस तरीके से बात। तो अब इसमें हिडन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसे कैसे क्लैरिफाई करोगे सेंटेंस में? हिम से। हिम का मतलब तो ये हुआ कि एक जने से बात हो रही है। अब जो बात कर रहा है वो एक है या बहुत सारे हैं? अब बहुत सारे लोग क्या पता बात करने में उससे, तो कैसे बताओगे कि यहाँ पे ये आ रहा है? क्योंकि आर जो है ये कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा ना। अब सब्जेक्ट है हिडन इसमें, ये तो ऑब्जेक्ट बता दिया, जिससे बात करी जा रही है वो एक है, ये तो उन्होंने बता दिया। जो बात कर रहा है वो कितने हैं वो तो हमें पता नहीं चल रहा इसमें, तो कैसे पता चलेगा कि मैं इज आएगा या मैं आएगा? सोचो जल्दी इस चीज को थोड़ा सा, कैसे क्लैरिफाई करोगे कि बात करने वाले कितने हैं? हिम का मतलब तो ये हो गया कि जिससे बात हो रही है वो एक है और वो मेल है, ये पता चल रहा है हिम से, है ना। हर औरत तो चलो लड़की थी, हिम से ये पता चल रहा है कि लड़का है जिससे बात करी जा रही है। जो बात कर रहा है वो कितने हैं? एक है, बहुत सारे हैं, उसी से पता चलेगा ये इज आएगा। नहीं, सब्जेक्ट तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते ना अपने पास से, सब्जेक्ट तो हिडन है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बात ये वर्ब बताएगी हमें, काम क्या हो रहा है? बात करने का काम हो रहा है। अब बात जो है किसी से बात करी जा रही है, तो जनरली अगर बात करूं मैं किसी से, अगर कोई बात कर रहा है, अगर बहुत सारे लोग भी, चलो मान लिया कि बहुत सारे लोग हम मान लेते हैं मेरी तरफ से, तो कुछ तरीका है बात करने का, वो गलत है या सही है वो तो अभी इन्होंने क्लैरिफाई कराने, कुछ तरीके से बात करी जा रही है। कोई पूछ रहा है कि भाई कौन है वो जो इस तरीके से बात कर रहा है, वो कैसा तरीका है, वो चलो छोड़ो उस बात को, तो बात करने के तरीके की बात करी जा रही है। अब अगर बहुत सारे लोग भी गए होंगे बात करने, तो ऐसा तो है कि सारे लोग एक साथ बोल के बात कर रहे होंगे, अरे ना मसला। तो यही बस एक चीज इसमें समझनी है हमें, ये चीज पकड़नी है कि अगर बहुत सारे लोग भी बात करने गए होंगे तो किसी तरीके से बात करी जा रही है, तो जो तरीका है बात करने का वो कोई एक ही तो बात कर रहा होगा एक टाइम में, उससे एक टाइम में कोई एक जने तो बात कर रहा होगा। बहुत सारे लोग भी बात करने गए होंगे तो सारे एक साथ थोड़ी बोल रहे होंगे, कोई तरीका जो है बात करने का सबका एक जैसा थोड़ी होगा, सब एक तरीके एक साथ सारे थोड़ी बोल रहे होंगे, वेट चाल थोड़ी चल रही होगी वहां पर। तो ये ध्यान देना है इसमें कि भाई जो बात करने वाला है एक टाइम में कोई एक जने तो बात करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर के लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि बात करने का काम जो है वो एक जना ही करेगा एक बार में, बहुत सारे लोग एक साथ नहीं बोल रहे होंगे, एक बार में एक बात कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया? इज आया। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इस पर ध्यान देना, एमटीएस में आया हुआ सेंटेंस है। अगली बात करते हैं, नो वन इज नॉट टॉकिंग टू द गेस्ट, कि गेस्ट से कोई भी बात नहीं कर रहा है, इसमें एरर है। कहां पे एरर है? नो वन इज नॉट टॉकिंग टू द गेस्ट, गेस्ट से कोई बात नहीं करता, नो वन इज ऑलरेडी नेगेटिव है ना। हाँ तो ठीक है, चलो इसमें नोट क्या आएगा? नोट नहीं आया, क्यों नहीं आएगा नोट? क्योंकि नो वन कोई भी बात नहीं कर रहा, नो वन ने तो खुद ही बता दिया, नो आ गया इसमें, नेगेटिव सेंस तो खुद ही दे रहा है, तो इसमें नोट की जरूरत नहीं है। तो नो वन इज टॉकिंग टू द गेस्ट, कोई भी बात नहीं कर रहा है गेस्ट से।
तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गुड। हु इज ही टॉकिंग टू, इसमें कहां पे एरर है बताओ, इसमें कहां एरर है? हु इज ही टॉकिंग टू, मीनिंग क्या है इसका? हु इज ही टॉकिंग टू, इसका मीनिंग क्या है? कौन बात कर रहा है? हु इज ही टॉकिंग टू, हु इज ही टॉकिंग टू, क्या मतलब हो रहा है इसका? वह किससे बात कर रहा है? हु इज ही, हु का मतलब कौन है, जिससे वह बात कर रहा है। टॉकिंग टू का मतलब कर रहा है कि बात कर रहा है। हु इज ही टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रहा है? तो कहां एरर है सेंटेंस में बताओ? Who is he talking to? देखो भाई बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या WH फैमिली है, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगना चाहिए, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो इज आ गया। Who is he, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू है, अननोन ऑब्जेक्ट तो जनरल टू लगा दिया, किससे बात कर रहा है। तो सारी चीजें करेक्ट लगी हुई हैं, कहीं भी एरर नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नो एरर, क्योंकि पेपर में नो एरर के भी तो सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो एमटीएस में आया हुआ सेंटेंस है नो एरर। तो ऐसा नहीं कि पेपर देने जा रहे हो तो जबरदस्ती किसी ना किसी सेंटेंस में एरर ढूंढने लगे हो, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि सेंटेंस में एरर ही ना हो, और होता है बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें एरर ना हो। तो सटीक दिमाग से सोचो, बट ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एरर निकालने लगे हो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। देयर इजंट नॉट एनी प्रॉब्लम इन दिस केस बिकॉज़ माय फादर विल सॉल्व दिस। इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी से सॉल्व करेंगे। तो बताओ इसमें कहां एरर होगा? हाँ, इसमें तो सीधा सीधा एरर दिखाई दे रहा है। देखो इजंट क्या है, मैंने बताया था कि भाई इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है क्या? इजंट। ऐसे मैंने बताया था कि डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? डजंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने बताया था, इससे फैमिलियर हो जाओ थोड़े से वर्ड्स के साथ। ये वाले वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे हर जगह। तो ये इज नॉट की इजंट जो है क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो नोट तो दो बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार तो आना चाहिए नोट। तो ये तो सीधा सीधा एरर दिखाई दे रहा है, समझ में ये एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई बिकॉज़ ही इज अंडरस्टैंडिंग मी रॉन्ग। मैं उसके रिप्लाई, उत्तर का वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि वह मुझे गलत समझ रहा है, ठीक है। तो इसमें कहां पे एरर होगा बताओ? अंडरस्टैंडिंग। देखो पूरा सेंटेंस तो से करेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आती है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी भी लगाया हुआ है इन्होंने। फिर ये क्या हो गया? सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर बी कोड से इन्होंने कनेक्ट करा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, उसमें यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा अगर हमें यही नहीं पता कि अंडरस्टैंड जो है ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब है और इसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख नहीं सकते। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो सेंटेंस में तो एरर निकाल नहीं सकते, नो एरर टिक करके आ जाएगा इसमें। तो ये पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड क्या है हमारे पास? स्टैटिक वर्ब है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कैसा आएगा? ही अंडरस्टैंड्स। अंडरस्टैंड्स, स्टैंड्स क्यों आएगा इसमें? एस क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी, एस लगा के। तो अंडरस्टैंड्स में रॉन्ग, ये इसमें एरर हो जाएगा। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड इज नॉट टेकिंग आवर लंच। इसमें कहां पे एरर है? टेकिंग। टेकिंग में क्या गलत है? इसके आई हैव, व्हाई आर हैविंग। नहीं, टेक का मतलब तो ले जाना है भाई, हम दिल्ली जा रहे हैं और लंच लेके नहीं जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस का नहीं समझो। वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं, एंड इज नॉट टेकिंग आवर लंच, और हम अपना लंच लेके नहीं जा रहे हैं। बस हैविंग का मतलब तो खाना हो गया एक तरह से। हैव अगर आप किसी चीज कर रहे हो, हैविंग तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। हैव का मतलब होगा आप खाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो खाने की बात करेंगे, ले जाने की बात कर रहे हैं। टेक का मतलब लेके जाना, दिल्ली जा रहे हैं और लंच नहीं लेके जा रहे हैं अपना। तो इसमें क्या एरर होना चाहिए? इज का क्या आना चाहिए फिर इस जगह? इज अगर एरर तो देखो यहाँ पे वी क्या है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ इन्होंने आर लगाया, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाई, ये ऑब्जेक्ट लगाया। तो पहला सेंटेंस तो हो गया हमारे पास पूरा करेक्ट, है ना। इसमें तो कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। एंड से कनेक्ट करा। अब एंड के तुरंत बाद इन्होंने क्या दिया? हेल्पिंग वर्ब दी, मतलब इज दिया, हेल्पिंग वर्ब दी। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं। अगर मैं देखो इस वाले सेंटेंस में बात करूं तो बिकॉज़ से सेंटेंस कनेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट भी दिया था। तो क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे अपनी बात कर रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, किसका वेट कर रहा हूँ इसने ये भी बताया कि ही का वेट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट थे, दोनों के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगाई यहाँ पे। अब इस वाले सेंटेंस की बात करूं मैं तो इसमें एंड लगा हुआ है, एंड से दो सेंटेंस कनेक्ट
ये ध्यान देना है कि बाद वाला सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है या वो कोई और सब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही है। तो इसमें कह रहे हैं वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं, एंड और लंच नहीं लेके जा रहे। तो लंच कौन नहीं लेके जा रहा? वी तो नहीं लेके जा रहे, वो उसमें कोई और सब्जेक्ट की बात थोड़ी कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। अब ये तो क्या है, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो वी है, अब ये वी है तो यहाँ पे ये अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं आया यहाँ पे ये। एंड आर नॉट टेकिंग अ लंच, और अपना लंच नहीं लेके जा रहे। कौन नहीं लेके जा रहे? हम नहीं लेके जा रहे। अब हम प्लूरल है तो ये कैसी आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल आएगी। तो सारे आज हुए सेंटेंस थे, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको, नोट कर लो अच्छे से, समझ लो। तो चलो भाई एक्सरसाइज तो आपने देख लिया ना, इससे ज्यादा सेंटेंसेस में पॉसिबल भी ना है। और ध्यान वो रखना है कि भाई स्टैटिक वर्ब जो उसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स हैं हमारे, वर्ड्स हमारे पास है, नाउ इट इज है, जस्ट नाउ है, इस तरह के अगर वर्ड आ रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। और सेंटेंस को पढ़ने से अगर आपको फील हो रहा है कि एक्शन जो है टेंपरेरी एक्शन है, तो भी वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस की बात कर लेंगे इसमें। ये तो सेंटेंस इस तरीके का आएंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन टैग्स। हमने उसमें भी पढ़े थे, हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें मैंने क्वेश्चन टैग्स बताया था क्या होते हैं क्वेश्चन टैग, है ना, कि लास्ट में बस एक बार क्या करना है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। मैंने दो चीजें बताई थी इसमें कि अगर हमारे पास जो सेंटेंस है, मेन सेंटेंस, अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, अपोजिट सेंस में जाएगा हमेशा क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग डालेंगे वो पॉजिटिव डालेंगे। बस इतना से ध्यान रखना है, पूरा चैप्टर खत्म है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग के लिए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब किसके क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम और आर, ठीक है। इसका हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज, एम का यूज हमें पता है आई के लिए करते हैं, और आर का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज, ठीक है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी, देखो समझना कि सेंटेंस मैंने लिखा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। हमें इसमें लास्ट में क्वेश्चन टैग डालना है, तो क्या होगा? फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म, बस क्वेश्चन टैग लास्ट में डालना है। तो कैसा क्वेश्चन टैग डलेगा? नेगेटिव डलेगा। नेगेटिव के लिए मैंने बताया था, अब कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? आर आएगा। आर के साथ कैसी आएगी? आर आएगी नेगेटिव सेंस में। अब नेगेटिव सेंस में आएगा तो आर के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? नोट जुड़ा हुआ होगा। तो नोट, आर नोट ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखूंगा। इसकी क्या लिखूंगा मैं? आर लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देगा? अच्छा क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होगा? इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस। सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा? आपको हेल्पिंग वर्ब कहां लगानी पड़ेगी? स्टार्टिंग में तो लगानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास आरंट, क्योंकि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। आरंट के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो आरंट, इस तरीके से क्वेश्चन टैग लग जाएगा, है ना। तो देख लो एक बार कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। तो फिर लास्ट में क्या पूछेगा वो? क्या हम नहीं कर रहे हैं? तो इस सेंटेंस के लिए केवल क्वेश्चन टैग डालना है, और कैसे मिल जाएगा वो? आरंट वी, इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। दूसरे की बात करते हैं, देखो he is not going to school nowadays, वह आजकल स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। सेंटेंस कौन सा है हमारे पास? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है अगर, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव बनेगा तो उसके साथ हमें ये देखना है बस कि यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? इज ही आएगा। तो बस यहाँ पे क्या लगा देंगे? इज, और लास्ट में क्या जाएगा कि वह आजकल स्कूल नहीं जा रहा है। तो बस उसको क्वेश्चन कैसे पूछना है? पॉजिटिव सेंस में पूछना है कि क्या वह जा रहा है। तो इसलिए क्या लगा दोगे आप लास्ट में? इज ही लगा दोगे, क्वेश्चन टैग बन जाएगा इसका इजी, ठीक है। ये दोनों जल्दी से नोट कर लो, देखो फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। दो तरह के हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने कर ली, ठीक है। तो जब इज होगा तो कैसे बनाएंगे? इसमें इजंट बना देंगे इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और आर होगा तो आर के लिए मैंने बताया क्या बन जाएगा? आरंट बन जाएगा, है ना। ये दो तरीके की हमने बात कर ली। बात करते हैं एम की।
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर बनाने के लिए जो है एम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। अगर सेंटेंस बना हुआ है आई एम टीचिंग हियर राइट नाउ, ठीक है, तो मैंने अपनी बात कर ली कि राइट नाउ आई एम टीचिंग हियर, है ना, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, फिर इसमें सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब नेगेटिव बनेगा तो किससे बनेगा, नेगेटिव बनेगा इससे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होनी चाहिए, एमेंट होनी चाहिए, एम, इसके साथ में एमेंट और सब्जेक्ट आ जाएगा आई, एमेंट आई, ठीक है। तो बस ये आएगा हमारे पास पेपर में। इसको देख के बस एक चीज ध्यान रखनी है कि एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो ये एमेंट नहीं होती। जैसे हमने इसकी तो इजंट देख ली, आर की आरंट देख ली, ऐसी एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो एमेंट नहीं होती, है ना। तो हमने अगर सेंटेंस की बात करें कि आई एम नॉट स्टडिंग एट होम these days, इन दिनों मैं घर पर पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने इनके साथ नोट यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं आई एमंट स्टडीइंग एट होम दिस डेज। जैसे कि मैं अगर ये बात करूं कि इसने लिखा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और अगर नोट लगा दूं मैं यहाँ पे जैसे कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ही इजंट गोइंग टू स्कूल। दोनों सेंटेंस की एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ाया है भाई इसको हम इज नोट को हम इजंट भी लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये होगा इज नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और ये होगी आर नोट, ठीक है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तुमने पढ़ी है। अगर मैं कहूँ ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल तो भी सही बात है, अगर मैं कहूँ ही इजंट गोइंग टू स्कूल तो भी सही बात है, क्योंकि इजंट इज नॉट की तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट है। ऐसे यहाँ पे हमने देख लिया आई एम टीचिंग हियर राइट नाउ, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट होनी चाहिए इस हिसाब से। अगर एमेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी आई एमेंट स्टडीइंग एट होम दिस डेज, मतलब ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है, एम नोट की जगह एमेंट लिख सकते हो। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है कि एम नोट की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अगर इसकी हमने बनाई एम आर की हमने बनाई तो फिर एम की क्यों नहीं है। अगर एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है तो इसकी जगह फिर हम क्या लगाएंगे, दो क्वेश्चन पे तो अरेज हो गया हमारे पास यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ कि हमने एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनाई, जब इसकी बनाई तो इसकी क्यों नहीं बनाई। इसके लिए कोई खास ज्यादा बड़ी वजह नहीं है, बस वजह यही है कि एम जो है एमेंट जब आप बोलोगे इसकी कोई सेंस नहीं निकल के आ रही। एमेंट इजंट का मतलब ठीक है, आरंट का मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है। एमेंट जो है इसका मतलब बिल्कुल प्रॉपर रीजन है हमारे पास इसका, और इसका रीजन यही लिखा हुआ है इन्होंने ग्रामर में कि भाई एम नोट का जो एमेंट आप बोल रहे हो इसकी कोई सेंस नहीं निकल के आ रही। अब ग्रामर बनाने वाले को पता होगा तो कैसे नहीं निकल के आ रही है ना। अब सेंस तो बहुत सारी चीजों की निकलती है इंग्लिश में। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि एमेंट जो है बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो ठीक है भाई एम नोट इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनाते, तो इसलिए इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो ये एमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एमेंट गलत हो गया तो क्वेश्चन टैग तो बनाना पड़ेगा आई का भी। अब आई का क्वेश्चन टैग बनाना है तो आई क्या है हमारे पास, आई किस में काउंट करते हैं हम, इसे करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट। फिर वही बात कि भाई आई का मतलब मैं है हिंदी में, अब मैं तो हमेशा अकेले ही होगा, मैं कभी प्लूरल कैसे हो जाएगा। अगर यू आप लिखो, यू का मतलब तुम है, आप किसी एक को भी तुम बोल देते हो, ये थोड़ा तहजीब देना चाह रहे हो उसको, तुम बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, है ना, तो तुम तो दोनों में काम कर रहा है, इसलिए उसने तुमको प्लूरल में डाल दिया क्योंकि तुम तो हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, तो यू को उसने प्लूरल में डाल दिया। अब आई है, आई तो हमारे पास मैं तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, मैं का मतलब बहुत सारे लोग थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन उसने आई को फिर प्लूरल सब्जेक्ट में डाला। अब ग्रामर है, देखो ग्रामर में एक्सेप्शन चलेंगे और पेपर एक्सेप्शन के ही सेंटेंसों पर सबसे ज्यादा गौर करता है। तो हमें जब भी पढ़नी है इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन मिलते हैं ऐसे, तो एक्सेप्शंस पे ही सारे सेंटेंस आएंगे पेपर में, एक्सेप्शन की बात करता है वो, एक्सेप्शन के ही हमारे पास मिलेंगे सेंटेंस। तो ध्यान रखना है आई किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा तो एम नोट तो खत्म होगी बात, एम नोट तो आ नहीं सकता, एमेंट नहीं आ सकता, तो आई प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल के लिए क्या है, आर तो है हमारे पास प्लूरल के लिए, आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हमने पढ़ी आरंट। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इसमें, क्वेश्चन टैग कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा आरंट आई क्वेश्चन मार्क। अरे बात समझ में, लेकिन फिर ये गलती मत करना कि भाई क्वेश्चन टैग में आई के साथ आर लगा रहे हैं तो हम तो यहाँ भी लगाएंगे, हम तो यहाँ लिखेंगे कि आई आर नॉट स्टडीइंग एट होम दिस डेज, ठीक है।
ये भी तो मायने में बात आ सकती है। जब हमने क्वेश्चन टैग में आई को प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं, तो प्लूरल के लिए तो आर यूज कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? आई आर नॉट स्टडीइंग एट होम, फिर तो ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये केवल एक स्पेशल रूल बनाया हुआ है केवल और केवल क्वेश्चन टैग के लिए कि भाई आई जो है इसके साथ एमएनटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सेंस नहीं निकलती कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, और क्योंकि क्वेश्चन टैग है हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे इसकी, तो इसलिए इसके साथ हम इसको एक्सेप्शन में लेके चले आएंगे, प्लूरल है तो इसके साथ आरंट लगा देंगे, एमएनटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आरंट लगा देना सेंटेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ यहाँ पे एम नोट ही आएगा, और एमएनटी नहीं लिख सकते, केवल और केवल एम नोट लिखोगे। तो ये सारी बात अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लो, फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको नोट करो, डाउट हो तो पूछ लेना।